शफक की राख में जल बुझ गया सितारे शाम। शबे फराक के गेसू फजा में लहराए। ये जिद है यादे हरीफान पैमा की कि शब को चांद ना निकले न दिन को अब्र आए। सबा ने फिर दरे जिंदा पे आके दी दस्तक। सहर होने को है दिल से कहो न घबराए। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। सबसे पहले बहैसियत पाकिस्तानी मेरा ताकतवर तबकों और साम्राज्य ताकतों को एक छोटा सा पैगाम, और उसके बाद कल से शुरू होने वाला हफ्ता जिसमें इंतहाई अहम केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वो ज़ेर समात है। उस हवाले से मेरा छोटा सा तजिया बशमूल शायर इनकलाब और जो मशहूर सहाफ़ी हैं अहमद फराद के हवाले से जो पेश रफ्त हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें भी छोटा सा तजिया शामिल होगा। इसके अलावा जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद घेबा साहब और हुकूमत के दरमियान जो कशमकश है, उस हवाले से भी एक मुख्तसर सा जायज़ा इस मेरे व्लॉग में शामिल होगा। आप ताकत के नशे में ताकतवरों के इशारे पर खान से हुकूमत तो छीन सकते हैं, तमाम इदारों को यरगमाल तो बना सकते हैं, 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों को जेल में डाल सकते हैं, इंतखाबी निशान छीन सकते हैं, 200 से ज़ायद छोटे केसेस बना सकते हैं, एक नहीं 3 दफ़ा उन्हें कत्ल की कोशिश कर सकते हैं। इसकी तस्वीर तो क्या, मीडिया को इसका नाम लेने से रोक तो सकते हैं। फॉर्म 47 से सीटें छीन कर इक़्तिदार में चुन चुन कर चोरों को मसनद पर बिठा तो सकते हैं, लेकिन आप इसे अवाम के दिल और दिमाग से निकाल नहीं सकते। पाकिस्तानी अवाम और इमरान खान का मोहब्बत और एतमाद का जो रिश्ता है, इसको ख़त्म नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान उस वक्त चलेगा जब वो इसे चलाएगा, क्योंकि पाकिस्तान 24 करोड़ अवाम का है और ये अवाम उसके साथ हर हाल में खड़ी है। शिकस्त आप सबका मुकद्दर है। और इसके अलावा जो कल से शुरू होने वाला हफ्ता है, उसमें जो इंतहाई अहम केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खासकर पेंडिंग है, उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी की तरफ से जो सज़ा हुई थी साफर केस में एक नाहक, वो अपील आखिरी मराहल में पहुंच चुकी है। और सबको मालूम है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से और स्टेट की तरफ से किस तरह से इसको स्ट्रेच करने के लिए और इसको लंबा करने के लिए कोशिशें की जा रही थी, लेकिन लास्ट हियरिंग में जो डीबी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की सरबराही में ये समाअत कर रहा है, उसमें लास्ट टाइम वार्निंग दे दी गई है प्रोसिक्यूशन को कि आपको 1 घंटा मिलेगा। 28 तारीख को उसकी हियरिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12:30 बजे, कि आपको 1 घंटा दिया जाएगा और 45 मिनट जो है इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर रिपटल में जो कहना चाहेंगे फिर वो होगा, और उसके बाद फैसले के लिए महफूज हो जाएगा ये केस। और इसके अलावा जो दूसरा केस है वो इद्दत का है, और आप सबको मालूम है कि इद्दत का केस जो है किस तरह से जल्दी जल्दी चला के बिफोर इलेक्शन 8 फरवरी इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को सज़ा दी गई। और ये तारीख़ का इंतहाई बदनाम, और मैं समझता हूँ इस्लामी तारीख़ का जो एक बदनाम तरीन बदनाम ज़माना ये फ़ैसला था, जिसमें ना सिर्फ तमाम ज्यूरिस्ट इस बात मुत्तफ़िक है ये गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर शरई है, बल्कि जितने भी उलमा और मुफ्ती कराम है पाकिस्तान में, अक्रॉस पाकिस्तान या अक्रॉस द ग्लोब, वो इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इस्लाम और कुरान इसकी इजाज़त नहीं देता। और औरत का जो की बात होती है, उसकी स्टेटमेंट होती है विद रिगार्ड टू इद्दत कि वो उसने गुजार ली है, वही फाइनल अथॉरिटी होती है। लेकिन किस तरह से कुदरतुल्लाह साहब ने कंपनी के इशारे पे कुदरतुल्लाह ने सिविल यहाँ पर सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ईस्ट में है, उन्होंने कंपनी के इशारे पे सज़ा दी। और फिर इसके बाद अपील जो है सेशन कोर्ट में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने फिक्स अपील दायर की, जिसपे भी उसने निगरान को कोशिश की, और कंपनी के वही जो वकील हैं रिजवान अब्बासी साहब इस केस को भी देख रहे थे, और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किया। और मुख्तसर ये कि ज़ाहिर है एक न एक दिन एंड तो होता है, और आखिरी दिनों में किस तरह स्ट्रेच किया, और फिर उन्होंने बहस करने के बावजूद कहा कि जी 1-2 मेरी पॉइंट्स रह गए हैं, मैं कल बहस में करूँगा, और फिर कल नहीं आया, और कल पता लगा कि जो रिजवान अब्बासी साहब है मुल्क से बाहर चले गए हैं, और ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक अभी तक रिजवान अब्बासी साहब वापस नहीं आए। और ये केस है, अब इन दोनों को केस में देखा जाए तो साइफर केस में
सबको मालूम है कि वो नाहक, गैर आइनी और गैर कानूनी केस बनाया गया और सज़ा दिलवाई गई। और यहाँ पर भी ये बैकफुट पे थे, प्रोसिक्यूशन वाले भी, एफआईए वाले भी और स्टेट के भी। लेकिन और फिर लिंगर ऑन करने की कोशिश की। मैं अपने पुराने व्लॉग्स में भी कह चुका हूँ कि इन दी एंड स्टेट कोशिश करेगी कि किसी तरह से इसको जो है रिमांड बैक करवा दिया जाए, कि दोबारा से इसकी जो है ना ट्रायल होगा। और यही हुआ कि लास्ट हियरिंग में जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जस्टिस जुल्फ़िकार अब्बासी नकवी एडवोकेट साहब जो पेश हुए एफआईए की तरफ से, और उन्होंने यही कहा कि जनाब आप इसको वापस भेज दें। बल्कि उसमें एक मिसलिनियस एप्लीकेशन भी लगाई थी, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। इंतहाई बाउंडी और मैं समझता हूँ गलत मौके पे किया गया था। और वकला जो है, जो कॉम्पिटेंट वकला है, कभी भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं देते जिसका ना सर पे हो ना पैर हो ना जिसके पीछे कोई प्रूडेंस हो। उसकी वजह से क्या होता है, जो वकला का इमेज होता है इन द आइज़ ऑफ द वकला कम्युनिटी एंड द जजेस कम्युनिटी, वो गिरता है। तो इसीलिए जो हामिद अली शाह साहब जो कि बढ़ चढ़ के स्टेट की तरफ से करोड़ों रुपये लेकर आए और उन्होंने इसको चलाया, लेकिन उनका वो ज़मीर शायद मलामत किया और वो आखिरी 2-3-4 हियरिंग में इसी वजह से नहीं आए मेरी इतला के मुताबिक, कि वो सीएम की मुखालफत कर रहे थे और कह रहे थे मैं मेरिट पे बहस करके आगे चलाना चाहता हूँ। लेकिन बहरहाल मैं ज़्यादा वकला पे बहस नहीं करना चाहता, उनका राइट है। वो कि हम समझते हैं कि जी वकालत भी करनी चाहिए तो किसी न किसी प्रिंसिपल पे करनी चाहिए। मैंने पूरी ज़िंदगी वकालत की है तो प्रिंसिपल की है, कभी भी टाउटी वकालत नहीं की, ना टाउटों को पसंद करता हूँ। और इन लोगों को जो कि नाहक तरीके से किसी पर मुकदमा बनाए या किसी पर गलत मुकदमा बना के आपको इंगेज करना चाह रहा, आपको मालूम भी है कि एक ज़्यादती हो रही है, कभी भी पेश नहीं हुआ, ना कभी पेश होगा ये 2 केसेस में। अच्छा, मैं इस पर एक और तजिया के पहलू से करना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के जितने भी केसेस हैं, कुछ केसेस में बरी हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ज़्यादातर केसेस में ज़ेर दफ़ा 109 पाकिस्तान पीनल कोड इंगेज किए गए, उनका नाम दिया गया है डिफरेंट एफआईआर्स में अक्रॉस द ग्लोब, स्पेशली इस्लामाबाद में भी। तो वो मोस्टली चलान सबमिट हो चुके हैं। जब चलान अंडर सेक्शन 173 सीआरपीसी दाखिल हो जाता है तो राइट होता है एक्यूज पटिशनर्स का कि वो अगर मजिस्ट्रियल ट्रायल है तो अंडर सेक्शन 249A सीआरपीसी एप्लीकेशन मूव करके एक्विटल करवा सकता है, और अगर कोर्ट ऑफ सेशन का ट्रायल है तो अंडर सेक्शन 265K जो है वो सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन मूव करके एक्विटल करवा सकता है। तो इमरान खान साहब बशमूल दिगर जो हमारे पार्टी वर्कर्स थे उसमें ऐसे केसेस मुलविस थे, वो बरी हो चुके हैं, वो केस ख़त्म हो चुका है। अब इमरान खान साहब के डिफरेंट और केसेज जो अक्रॉस पाकिस्तान है उसमें तमाम में ज़मानतें हो चुकी हैं। अब इमरान खान साहब का केस क्या रह गया है कि उनके मुताबिक के लिए रिस्ट्रिक्शन किया है बाहर आने में। एक तो है केस साइफर जिसमें अभी तक केस चल रहा है, ना उसमें मुअत्तली हुई है, और सेकंड का इद्दत केस है। ये 2 केस है, और इद्दत केस जो है वो फिक्स है सेशन कोर्ट शाहरुख अर्जुमंद जो कि सेशन जज हैं इस्लामाबाद ईस्ट के, वो फैसला करेंगे 29 को, और फिर 28 को जो है साफर केस जो कि आमिर फारूक साहब की कोर्ट में है। अगर अब तजिया करते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब, अगर ये साफर केस रिमांड भी हो जाता है तो सस्पेंड हो के रिमांड होगा, तो शाह महमूद कुरैशी साहब मैं समझता हूँ कि मेरे तजिए के मुताबिक वो 28-29 के बाद उनके रिहाई के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सेकंड ये है कि अगर इमरान खान साहब की मुअत्तली भी हो जाती है, रिमांड बैक कर दिया जाता है, मैं वर्ष सोच के बता रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में भी इद्दत केस उन पर लटकता रहेगा। और 29 को अगर इद्दत केस आ जाता है तो इमरान खान साहब बेस्ट सिनेरियो ये है कि वो दोनों में बरी हो जाएंगे और इमरान खान साहब आ सकते हैं बाहर। लेकिन क्या कंपनी इमरान खान साहब को बाहर निकालना चाहती है? हरगिज़ नहीं। उसके लिए उन्होंने किया कि अल कादिर ट्रस्ट भी है, और मैं समझता हूँ एक और तरीकाकार ये है कि अगर ये कंक्लूड भी हो जाता है साइफर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो फैसला महफूज हो जाएगा, और फैसला हो सकता है हफ्ता 2 हफ्ता डिले कर दिया जाए। और जो अल कादिर ट्रस्ट केस है गो कि मैं समझता हूँ उसमें भी अब सर पर कुछ नहीं रहा, प्रोसिक्यूशन भी बैकफुट पे है और जजेस भी डिफरेंट जो ओपिनियन दे रहे हैं अबिटेड डिक्टा, उससे लगता है कि शायद कंपनी की दाल गल नहीं रही। इसी वजह से क्या उन्होंने किया कि अब और एक सीरीज़ ऑफ केसेस जो इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल कानून में इसकी गुंजाइश ही नहीं है। 1-2 साल बाद आपको ख्याल आए प्रिंसिपल ऑफ लैचेज उस पर अप्लाई होता है, फिर उसके अलावा माला फिडी, अल्टीरियर मोटिव्स, बहुत सी चीज़ें आएंगी, लेकिन बनाने में क्या है, बनाया जा सकता है। अब वर्ष सोचते इसलिए बनाया जा रहा है कि खुदा न खास्ता, मतलब उनके लिए खुदा न खास्ता और हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब इन 2 केसेस में बरी हो जाते हैं, तो इन केसेस को बना के तो वो रिमांड लेने की कोशिश करेंगे और किस तरह स्ट्रेच करेंगे और अल कादिर ट्रस्ट को प्रेशर करके किस तरह से कन्विक्शन कर सकते हैं।
मुख्तसर ये है कि मेरी इन 3 केसेस के हवाले से ये ओपिनियन है कि साइफर केस कानून और आइन के मुताबिक तो बिल्कुल यहाँ पर रिमांड बैक नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको सेट असाइड कन्विक्शन करके इनको बाइज्जत बरी कर देना चाहिए इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को। लेकिन वर्ष ये सोचा जा सकता है कि रिमांड बैक किया जा सकता है, क्योंकि आमिर फारूक साहब का जो रिकॉर्ड है वो ये चीज़ बोलती है कि वो जनाब कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से मैनेज, कंट्रोल और कंप्रोमाइज़ होते हैं, और फिर इस चीज़ को टेक्निकली तौर पे वो कहेंगे कि फेयर ट्रायल नहीं हुआ तो इसलिए वापस भेजा जाए। तो ये दोनों चीज़ें में भी इमरान खान साहब, मैं समझता हूँ कि उनको जेल के पीछे नहीं रखा जा सकता। और इद्दत केस में अब ये देखिए कि बिल्कुल ओपन एंड शट केस, पहले भी मैं कहता रहा हूँ, बल्कि मेंटेनेबल केस नहीं था, लेकिन इसको चलाया गया। बहरहाल कानूनी के हवाले से पहले बड़े बात कर चुका हूँ, लोग बेशुमार लोग बात कर चुके हैं। मुख्तसर ये है कि ये पॉलिटिकल मामला है, देखते हैं कितना इसको मैनवर करके किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल इद्दत केस में भी बरियत हो जाती है तो इमरान खान साहब को डिफरेंट अदर केसेस में कोशिश करेंगे ये स्ट्रेच करने की, और फिर अल कादिर में किसी ना किसी तरह से बाई हुक और बाई क्रुक उसमें कन्विक्शन कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आगे फ्यूचर में नज़र आ रहा है कि बुशरा बीबी भी बाहर आ जाएंगी बहुत जल्द, और शाह महमूद कुरैशी साहब भी आ जाएंगे, जिस तरह परवेज़ इलाही साहब आ गए हैं। तो इमरान खान के अलावा जो है मैं समझता हूँ जो तहरीक पाकिस्तान के का जो अपर टीयर की लीडरशिप थी पहले, वो मुकम्मल होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो पंजाब में मौजूद हैं, पंजाब के पुराने पीटीआई के लीडर्स जिसमें शाह महमूद रशीद या एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद वगैरह, मियां इकबाल वगैरह हैं, वो भी बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि उनकी ज़मानतें भी हो जाएंगी और फिर एक तहरीक का आगाज़ किया जा सकता है, मज़ीद प्रेशर बिल्ड किया जा सकता है। इसके अलावा एक और पहलू भी है कि जो न्यू रिवाइवल ऑफ द जजेस हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट, स्पेशली जो खत लिखा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, और मैं समझता हूँ कि जो मियाँ गुल औरंगज़ेब साहब जस्टिस हैं वो भी बहुत ही कॉन्शियस के साथ अपने फैसले करते हैं। तो इसकी वजह से प्रेशर बिल्ड हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस अतर मिनल्ला ने प्रेशर बिल्ड किया है, तो उसकी वजह से एक उम्मीद रखी जा सकती है। वो कि मैं 100% बिल्कुल भी ये नहीं कह सकता कि अब अदली आज़ाद हो गई और तमाम आज़ाद फैसले करेंगे। अगर आज़ाद फैसले होते तो ये नौबत ना आती। बहरहाल ये छोटे छोटे मुख्तसर जायज़े के बाद मैं आखिरी अहम इशू पे आना चाहूँगा, अहमद फराद वाले केस में। लेकिन इससे पहले एक और इशू चल रहा है जो कि लाहौर हाई कोर्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस्लामाबाद में सोचते 3 हल्के हैं, और मैं समझता हूँ जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब 1 महीने में या मैक्सिमम 2 महीने में फैसला कर देंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 3 सीटें हैं वो वापस मिल जाएंगी। कि सबको मालूम है कि 40,000 और 50,000 वोटों से कम जो है ये जीत रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और किस तरह से इनको हराया गया। लेकिन सबसे ज़्यादा सीटें जो चुराई गई वो पंजाब से प्रोविंशियल असम्बली की भी चुराई गई और नेशनल असम्बली की भी चुराई गई। और हैरत की बात है कि जहाँ पर 5 बेंचेस सिंध में, जो कि पंजाब से आधा है, वहाँ पर 5 बेंचेस काम कर रही हैं, और इस्लामाबाद में 1 है, और इस्लामाबाद में 1 ही हो गया, ज़रा 3 केसेस हैं। पंजाब में जो उस वक्त चीफ जस्टिस मुनीर भट्टी साहब थे, वो कंपनी के इशारे पे उन्होंने क्या किया, ज़्यादती की कि 7-8 बेंचेस बनाने के बजाय सिर्फ 2 बेंचेस बनाई। अगर ये 2 बेंचेस फॉर एग्जांपल वर्ष सोच लेते कि यही सुने फ्यूचर में, तो मैं समझता हूँ 5 साल गुजर जाएंगे, लेकिन फैसले ना होना नामुमकिन है। इसकी वजह से शहजाद अहमद घेबा साहब, जो कि चीफ जस्टिस इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन किया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो लिस्ट भेजी कि जनाब 2 के बजाय 7 ट्रिब्यूनल्स काम करेंगे इलेक्शन। और इसकी वजह से फिर शहजाद अहमद घेबा साहब के ख़िलाफ़ जो तहरीक चलाई गई लाहौर में, मैं समझता हूँ उसके पीछे यही माला फिडी मौजूद थी, बुरी नीयत मौजूद थी कि प्रेशर बिल्ड किया जाए। और फिर 2 दिन पहले शहजाद घेबा साहब ने फिर एक तकरीर में भी कहा कि जनाब मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूँगा और आइन और कानून के मुताबिक चलूँगा, और इदारों को कानून और आइन के मुताबिक काम करना पड़ेगा। अब इसमें सिचुएशन ये है कि मैं एक और पहलू से देखना चाहता हूँ कि घेबा साहब पहले बहुत एक्टिव नहीं थे, इसमें इतने ज़्यादा स्टांस क्यों लिया है? अच्छा स्टांस लिया मैं समझता हूँ, लेकिन इनका क्या अपना ज़ाती कोई मुफाद तो नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये रिटायर हो जाएंगे मार्च आई थिंक 2025 में, और वो चाह रहे हैं कि अपनी एलिवेशन करके 3 साल फर्दर एक्सटेंशन हो जाए और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो जाए। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत भी यही सोच रही है, और शहजाद अहमद घेबा साहब को मेरा ख्याल है कि ले जाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद जो पुइनी जज हैं वो मलिक शुजात साहब हैं। अब मलिक शुजात साहब या तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट होंगे, या उसके बाद जो जज हैं वो है जस्टिस मकबूल बाकिर नजफी साहब।
और मेरी इतला के मुताबिक मेरा के 2 को एलिवेट किया जाएगा लाहौर से, उसमें घेवा साहब भी होंगे और उसमें मलिक शुजा साहब भी होंगे, और जो है बाकिर नजवी साहब को वो उनको लेके आया जाएगा, क्योंकि उनके अगर माजी में जितने फैसले आप देख लें तो उन्होंने कंपनी का साथ दिया है, मैनेज होके तमाम फैसले किए हैं। तो ये बड़ी सिचुएशन है, और मैं समझता हूँ कि बस आपका ये भी है कि जो प्रेशर बिल्ड करके किसी तरह से, क्योंकि उनको एलिवेट नहीं किया जा रहा, नाम नहीं दिया जा रहा, और चंद दिनों में आप सुनेंगे कि जनाब उनका नाम एलिवेशन के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा आखिरी जो मौजू पे बात करना चाहता हूँ वो मैं समझता हूँ कि जो एक इनकलाबी नज़्म लिखी है अहमद फराज साहब, जो कि सहाफ़ी भी हैं, उस हवाले से है कि कंपनी ने उनको 15 तारीख की रात को उनके घर से जिस तरह उठाया गया, वो भी जिस तरह हज़ारों लोगों घरों में घुसे, तोड़ फोड़ की गैर कानूनी तरीके से उनके घर से उनको उठा लिया गया, और अगले दिन ही उनकी वाइफ जैनब साहिबा ने, उनका नाम है, ईमान मजारी के थ्रू उन्होंने हैबियस पिटीशन फाइल की, जो कि फिक्स हुई जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट पे। और जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 1-2 हफ्ते में प्रोसीडिंग में की है, वो इंतहाई हौसला अफजा है हम तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और उन्होंने खुल के बात की है, और उनके चंद बयानात ही काफ़ी हैं जो मैं बता दूं कि जस्टिस कियानी साहब ने इस तमाम प्रोसीडिंग में कहा, और उसकी हेयरिंग भी जो है अब 29 तारीख को फिक्स की गई है, 24 को थी, अब 29 को। कियानी साहब ने चंद अहम रिमार्क्स दिए जो को हौसला अफजा है, वो मैं पढ़ना चाहूँगा कि अदलिया इदारों के मातहत नहीं, वो इसे मातहत लाने की कोशिश भी ना करें। जब उन्होंने मदाखलत की कोशिश की, बहुत खौफनाक नतीजा आए। मैं वो आखिरी आदमी होऊंगा जो किसी बावर्दी अफसर की बेइज्जती करेगा। हमारे खिलाफ कोई तकरीर करे या वी लॉग करे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ISI का सेक्टर कमांडर 29 मई को सेक्रेटरी दिफा के साथ ज़ाती हैसियत में पेश हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेक्रेटरी दिफा और ISI के सेक्टर कमांडर को 29 मई को तलब कर लिया। सेक्टर कमांडर आइंदा समात पर अदालत में पेश हों। सेक्टर कमांडर की हैसियत हमारे SHO से ज़्यादा नहीं है। इसको अदालत में पेश होते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। तमाम इदारे कानून के मातहत हैं और अदालतों में पेश होने से किसी की बेइज्जती नहीं होती, और अगर कोई समझता है कि वो आइन और कानून से ऊपर है तो वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब है, जिसकी सज़ाए मौत है। इसके अलावा इन्होंने एक और स्टेटमेंट दी कि अहमद फराद बाजियाबी केस में एक आदमी की रिकवरी की बात नहीं, अब पूरी कौम की रिकवरी की बात होगी। दौरान समात चंद और बातें उन्होंने की, वो भी काबिल समात है जो मैं नज़र करना चाहता हूँ। 10 दिन हो गए, पता नहीं इस बेचारे फरहाद का क्या हाल होगा। इस केस में सहाफ़ी, इंसानी हकूक़ के नुमाइंदों और साबिक IGs को माविन मुकर्रर करूँगा। देखें ना, एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगा है, इसलिए अब सबको जवाब देना पड़ेगा। जस्टिस साहब ने आगे ये कहा कि मैं फ़ैसला दूंगा तो ये मामला अगवा से कहीं और निकल जाएगा। ये मामला इतना सादा और आसान नहीं। इस केस में मिसाल कायम होनी चाहिए। सेक्टर कमांड कोई चांद पर रहता है, बहुत बड़ी ताकत है। क्या हैसियत है इसकी? एक ग्रेड 18 का बंदा है, आपने इसे क्या बना दिया? इसके ताबे मत हो। मुल्क चलना है तो इनके बगैर भी चलेगा। इदारे जो कुछ कर रहे हैं इसकी सज़ा सब ने भुगतनी है। मुझे बंदा ISI से चाहिए। अपने DG ISI को बता दें बंदा हर सूरत में चाहिए। आप अपने से लेबल हटाएं कि अगवा करते हैं। ये तमाम चीज़ें बहुत ही मैं समझता हूँ हौसला अफजा है और होना भी चाहिए। अगर देखा जाए तो क्या जो कंसर्न SHO है या पुलिस है, क्या वही अगवा अगर हो जाए तो उसका काम है? नहीं, जितने भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं इनका रोल है, और सबको एन ओपन सीक्रेट है कि इनको चलाने वाले इस वक्त जो है ये सेक्टर कमांडर्स ही हैं। पूरे पाकिस्तान में सेक्टर कमांडर, फिर उसके नीचे कमांडिंग ऑफिसर, फिर उसके पूरी एक चेन होती है। जो जो वो ऑर्डर करते हैं पुलिस को उसी तरह किया जाता है। जिस तरह रऊफ हसन केस में आप देख लें, दिन दाड़े सारा कुछ हुआ लेकिन कोई प्रोसीडिंग नहीं हुई। रऊफ हसन साहब कल बता रहे थे कि जनाब मुझसे रब्ता तक अभी तक नहीं किया, जिससे नज़र आता है कि करवाने वाले कौन है। तो अब सबको मालूम है करवाने वाले कौन है, तो खुल के बात करनी चाहिए। आइन और कानून के मुताबिक बात करें। तो आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ रिस्पॉन्सिबल पुलिस नहीं होती, बल्कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी तमाम, चाहे वो